नमस्कार दोस्तों, भगवती शिक्षण संस्थान की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कोरोना काल के कारण हमारे कॉलेज की क्लासें बंद कर दी गई, परंतु हमने आपका अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखने के लिए हमने ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की हैं और इसमें आपको नियमित वीडियो मिलते रहेंगे, लेक्चर्स मिलते रहेंगे और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमसे कॉल करके इस बारे में पूछ सकते हैं। हम आपकी पढ़ाई में कोई भी व्यवधान नहीं होने देंगे, पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रहेगी। आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य BA फर्स्ट ईयर का साहित्य इतिहास लेखन परंपरा वाला टॉपिक जो कि आपके सिलेबस में है, यहाँ से हम आज इस विषय को प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य एक व्यापक विषय है और इसकी इतिहास लेखन परंपरा पर प्रकाश डालने का आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी पर है। साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत जो है वो 1838 ईस्वी के अंदर होती है। एक विद्वान थे, फ्रेंच विद्वान, उनका नाम था गार्सा द तासी। क्या नाम था? गार्सा द तासी। गार्सा द तासी जो थे एक बड़े विद्वान थे। ये फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। किस भाषा के? फ्रेंच भाषा। इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य जो है उस विषय को लेकर के थोड़ा सा अध्ययन किया। अध्ययन करने के उपरांत इन्होंने पाया कि इसका इतिहास लेखन अभी तक नहीं हुआ है कि कब से ये परंपरा चली है, कौन कौन इसके कवि हैं, क्या इसकी जो प्रवृत्तियाँ रही हैं, क्या ये चीज़ें रही हैं। तो सबको इन्होंने देखा, अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद एक ग्रंथ का प्रारूप तैयार किया और लिखना शुरू किया और लिखते हुए इन्होंने एक ग्रंथ बनाया और उस ग्रंथ का नाम दिया इस्वा दला लिटरे युत्तर एंगुई हिंदुस्तानी। अब आपको थोड़ा पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा इस्वा दला लिटरे युत्तर एंगुई हिंदुस्तानी। दरअसल क्या था कि भाषा कौन सी थी? फ्रेंच भाषा। और लिखा गया तो साहित्य कौन सा था? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। लिखा किसने था? गार्सा द तासी ने लिखा था। ये फ्रेंच भाषा के विद्वान थे, बड़े पहुंचे विद्वान थे। 1838, कई जगह आपको 39 भी मिल जाएगा, लेकिन 1838-39 ये दोनों के बीच की डेट है। लगभग हमको इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा, क्योंकि हमें निश्चित तौर पे किसी का डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होता है, उसका उद्भव काल हमको निश्चित तौर पे पता नहीं होता है, तो सब अनुमानित एक बातें कही जाती हैं। इसके अंदर हमने जो सबसे पहला जो लिया है वो इस्तेमाल दला लिटरे युत्तर हिंदुस्तानी। इसके अंदर इन्होंने क्या किया? सबसे बड़ी बात ये थी कि जो चीज़ें थी, जो इतिहास में जो इनको कवि मिले, जो राइटर्स मिले, जो रचनाएं मिली, उनको लिखते गए। तो एक बड़ा सा ग्रंथ तैयार हुआ। उसमें इन्होंने बहुत सारे राइटर्स को ले लिया, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। लेकिन प्राथमिक प्रयास था। प्रयास कैसा था दोस्तों? प्राथमिक प्रयास था। इसलिए कुछ कमियां रही, कमियों की बात हम बाद में करेंगे, पर पहले इस इतिहास लेखन परंपरा को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसी के बाद एक राइटर आते हैं, एक दूसरे राइटर आते हैं, उनका नाम था शिव सिंह सेंगर। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, वो ग्रंथ था आपके, उसका नाम था, मैं लिख रहा हूँ इस पे, शिव सिंह सरोज। क्या नाम था दोस्तों? शिव सिंह सरोज। अब शिव सिंह सरोज लिखा गया, इसका जो डेट था वो 1883 माना जाता है। 1883 ईस्वी इसका डेट माना जाता है। 1883 में लिखा गया और इसके राइटर थे शिव सिंह सेंगर। तो क्या नाम था दोस्तों? शिव सिंह सेंगर। अब आखिर शिव सिंह सेंगर ने लिखा तो आखिर इन्होंने क्या किया? ठीक इन्होंने भी उसी परंपरा का पालन किया, उसी तरीके से लिखना प्रारंभ किया जिस तरीके से किसने लिखा था? गार्सा द तासी। लेकिन ये लिखा गया कौन सा था? ये दोस्तों ये याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। नेट में भी अक्सर आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ऐसे क्वेश्चन यूपी, टीजीटी में, टीजीटी में, सभी में आते हैं। उन सब के अंदर आपको आगे भी ये ध्यान रखना है, आप जब कोई भी कंपटीशन फाइट करेंगे तो उस समय भी क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है, कहाँ से पूछा जाता है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा गया जाए, आपसे ये पूछा जाएगा हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा में पहला ग्रंथ कौन सा था, तो आप कह सकते हैं इस्तेमाल दला लिटरे युत्तर एंगुई हिंदुस्तानी था। कब लिखा गया था? 1838 में लिखा गया था। किसने लिखा था? गार्सा द तासी ने लिखा था। कौन सी भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में लिखा था। नाम क्या था? इस्तेमाल दला लिटरे युत्तर एंगुई हिंदुस्तानी इसका नाम था। दूसरा ग्रंथ कौन सा था? तो दूसरा ग्रंथ में आपसे पूछे तो दूसरे ग्रंथ में अन्य भी नाम है, परंतु चूंकि हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन
परंपरा बड़ी समृद्ध रही है। तो यहाँ मुख्य बातों को हम लेते हैं। तो दूसरा पूछे आपसे पूछे कि हिंदी में कौन सा लिखा गया था, तो आप लेंगे श्री सिंह सरोज। कब लिखा गया था? 1883 में। किसने लिखा था? श्री सिंह सैगल में लिखा था। किस भाषा के अंदर लिखा था? हिंदी भाषा के अंदर लिखा था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात यहाँ है वो ये है कि जब हम इस विषय को पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में पहला दूसरा इस क्रम से रखेंगे, मुख्यों को लेते हैं, ये हमेशा। तीसरा लिखा गया वो अंग्रेजी भाषा में था और उसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और ये लिखा था दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन। किसने लिखा था? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था और इसका डेट था 1888 ईस्वी। या मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको अगर मैं दिखाई दे रहा हूँ 1888 ईस्वी। एक सबसे बड़ी बात यहाँ क्या था कि एक सोसाइटी थी, उस सोसाइटी का नाम ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये एक पत्रिका थी। क्या थी? एक पत्रिका थी। उसके विशेषांक के रूप में पत्रिका का क्या था? विशेषांक। विशेषांक के रूप में अगर कुछ लिखा गया था तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा गया था, परंतु इसको बाद में स्वतंत्र रूप से इसको बना दिया गया। लेकिन निकला किसमें था? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकला था। तो ये एक बड़ी बात निकल के सामने आती है। और इसके अंदर जो चीजें थी, इसके अंदर जो बातें थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा को एक बार एक क्वेश्चन के रूप में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। और बाद में जो चौथे नंबर पर जो आता है, इसमें बहुत ही ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्होंने कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी के कवियों को ज़्यादा स्थान दिया, हिंदी के कवियों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, वरीयता दी, उनको लिया, कुछ थोड़ा सा छटनी किया और हिंदी पे ज़्यादा से ज़्यादा कवियों को शामिल करने का प्रयास किया। उसमें नाम आता है, इसका ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। क्या नाम है दोस्तों? मिश्र बंधु विनोद। अब मिश्र बंधु विनोद की हम बात करेंगे तो इसके राइटर कौन हो गए? इसके राइटर हो गए मिश्र बंधु। अब आखिर आपकी बात थोड़ा समझ में नहीं आ रहा सर मिश्र बंधु क्या नाम है? नहीं, मिश्र बंधु नाम नहीं है दोस्तों, ये तीन भाइयों का समूह है, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी। इस तरीके से तीन भाइयों ने लिखा और इसके दो भाग थे, एक तो 1913 में और दूसरा 1934 में। ये मतलब इस तरीके से दो भागों, दो रूपों में प्रकाशित हुआ, दो भागों में हुआ। तो ये इसका डेट आता है यहाँ 1913 ही आपको लिखना है, 1934 नहीं आता है, लेकिन कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ इन्होंने ये लिखा। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो लिखा था उसमें क्या था कि कवियों को थोड़ा सा ज़्यादा शामिल किया था, लगभग 5000 कवि, लेकिन 45-51 में इसका आता है। और 5वें नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं 1929 के अंदर लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। जब ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, इसका डेट था 1900, इसको लिखने वाले थे हिंदी के सबसे मूर्धन्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम था दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में इसको लिखा, 1929 में इसको लिखा। और उसके बाद यद्यपि ये साहित्य इतिहास की परंपरा चलती रही, परंपरा आज भी जारी है, आज भी लिखा जा रहा है। अभी 2000 के आसपास, शायद 2003 के आसपास सुमन राजे ने भी, डॉक्टर सुमन राजे ने भी हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नामक ग्रंथ लिखा है। इतिहास ग्रंथ की परंपरा लंबी है, परंतु चूंकि प्रारंभ की जो इतिहास लेखन परंपरा थी उस विषय पर हमको बात करनी है, उस विषय से संबंधित जो परंपरा है उस पर हम फोकस करेंगे, उसी पे हम चर्चा करेंगे। होने को बहुत सारे हैं, परंतु प्रमुख रूप से जो लेंगे 5-7 हम ले सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास
किसने लिखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। इन्होंने क्या किया था? अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, ऐसा कहा जाता है कि अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए या हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा था। बाद में उसे हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से उसे प्रकाशित कराया गया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखा। सबसे बड़ी बात ये थी कि रामचंद्र शुक्ल ने ऐसे प्रतिमान हिंदी साहित्य के अंदर स्थापित किए जो कि अपने आप में मील का पत्थर साबित हुए। उन्होंने हिंदी को नई दिशा दी। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में इन्होंने विधेयवादी पद्धति का इस्तेमाल किया। विधेयवादी पद्धति के अनुसार उन्होंने युग प्रवृत्तियों को महत्व दिया, कवियों की रचनाओं को देखा, उनका विश्लेषण किया, उनका वर्गीकरण किया, उनकी काव्य धाराओं का विश्लेषण किया। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में अपने पूर्णतः मनोयोग का प्रयत्न करते हुए विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा सुविधा संपन्न एक ग्रंथ उपलब्ध कराया जो आगे के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। अब सबसे बड़ी बात क्या कि जब हम यहाँ बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में लिख दिया, उसके बाद बड़ी लंबी परंपरा है और अधिकांश आगे जो लोगों ने लिखे थे वो कुछ ऐसे ही लिखे थे। परंतु दिक्कत क्या रही? दिक्कत ये रही कि सब लोगों ने लिखना तो प्रारंभ किया, परंतु ज्यादातर लोगों ने जो पद्धति अपनाई या जो तरीका अपनाया या जो विश्लेषण किया, उसमें कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य के इन्हीं ग्रंथों का बड़ा रौब रहा। और कई जगह तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल में पूर्वगामी जो रहे थे, जो पूर्व में जो प्रचलित थे हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, उन्हीं के कहीं ना कहीं लिए हैं आधार के रूप में। इसके बाद बड़ी लंबी परंपरा रही, लेकिन मैं थोड़ी बात करता हूँ। 1938 के अंदर डॉक्टर राम कुमार वर्मा, क्या नाम है साहब? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या किया साहब? डॉक्टर राम कुमार, सॉरी ये मैंने पहले नाम लिख दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और ये उन्होंने 1938 में लिखा। 1938 में लिखा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब देखिए ध्यान देने वाली बात ये कि लेकिन यहाँ थोड़ी सी गलती कर गई। उन्होंने दो गलतियां की थी जो इतिहास में अक्सर प्रश्नों के रूप में पूछी जाती है। एक तो इन्होंने क्या था कि थोड़ा सा ये 693 से लेकर 1693 तक यानी भक्ति काल तक का ही लिखा था, आगे नहीं लिखा, तो ये भी दिक्कत का काम रहा। दूसरी बात, इन्होंने अभ्रंश का जो कवि था स्वयंभू, उसको हिंदी का कवि मानने की भूल की। दो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ये रही। इसके बाद हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया, हिंदी साहित्य का संवेदना, हिंदी साहित्य का संवेदना में स्वरूप रामसूत्र चतुर्वेदी का बहुत सारे लिखे गए। सभी ने अपना अपना वेश देने का प्रयास किया, सभी ने अपनी अपनी चीज़ें देने की प्रयास किया, सभी ने कुछ न कुछ नया करने का प्रयास किया, और एक परंपरा है जो आज तक अनवरत रूप से जारी है। परंतु जहाँ हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर हम बात करते हैं, प्रश्न के रूप से पूछा जाता है, तो प्रश्न आप चूंकि आप ये फर्स्ट ईयर में हैं, अभी आपको थोड़ा सा अनुभव इसका कम है, आपके लिए थोड़ा सा विषय जटिल हो सकता है, परंतु वैसे सरल रूप में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए हमारे यहाँ प्रश्न आएगा हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा पर प्रकाश डालिए, या हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा को क्या कीजिए, समझाइए। अब हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा को जब हम समझाते हैं, हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा पर जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले एक नाम हमारे जहन में आता है, हमारे मस्तिष्क में कौनता है, वो नाम है गार्सलर तासी। आखिर गार्सलर तासी कौन थे साहब? गार्सलर तासी फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। किस भाषा के विद्वान थे? फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। फ्रेंच भाषा के विद्वान थे, हिंदुस्तान में हिंदी पे अध्ययन कर रहे थे। कितनी बड़ी बात है सोचिए। इनसे पूर्व में यद्यपि रहे तो थे, पर वो इतने अच्छे या उच्च कोटि के नहीं थे कि जिन्हें हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कहा जा सकता है। कहा तो इन्हें भी नहीं जा सकता, लेकिन बड़ी बात आपसे क्या है, कहा तो इन्हें भी नहीं जा सकता, परंतु ये प्राथमिक प्रयास था। कमियां थी, मैंने कहा ना कुछ न कुछ इनकी कमियां थी। पहली बार हम कोई काम करते हैं तो बिगड़ जाता है, या वो पूर्णतः उस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरीके से हम करना चाहते हैं। देखिए संसार का एक नियम है, फर्स्ट कौन है उसे जाना जाता है, प्रथम कौन है उसे जाना जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा चांद पे पहला आदमी कौन गया था, ठीक है ना, उसने आविष्कार, बाकी तो सब करते रहते हैं आगे, लेकिन प्रथम प्रयासों में सबसे पहले जो नाम शुमार था वो था गार्सलर तासी। ये फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। 1838 ईस्वी के अंदर इन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। इन्होंने इसको लिखा, वर्णानुक्रम पद्धति थी, यानी कि कैसे लेके गया तक सामान लिया, उसके बाद इसे अल्फाबेट क्रम कहते हैं, वो संसार से लिखते चले गए, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इन्होंने तीन बातें थी
सबसे पहले तो कवियों का संग्रह किया, कवियों को लिखते चले गए, उनकी रचनाओं को लिखते चले गए, ये इनका तरीका। परंतु यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ रही। इनमें एक तो काल विभाजन नहीं किया, सबसे ज्यादा इतिहास में। हाँ, हम आगे जो पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा काल विभाजन का होगा। एक तो इन्होंने काल विभाजन नहीं किया, दूसरी बात इन्होंने क्या है कि युग प्रवृत्तियों का विश्लेषण नहीं किया, ये इनकी कमियां रही। और दूसरी बात ये थी कि इनकी कवियों, हिंदी और उर्दू के कवि मिक्स थे, तो यहाँ ये 3 कमियों के कारण था। लेकिन यहाँ इनकी कमियों को हम ध्यान में रखते हुए ये देखते हैं, इनको प्रथम ग्रंथ इतिहास का जो गौरव है वो इनको प्रदान किया जाता है कि इन्होंने पहला प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स के लिए या आने वाले विद्यार्थियों के लिए या हिंदी के जानकारों के लिए, हिंदी प्रेमियों के लिए इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा कहलाती है। दूसरे हमारे शिव सिंह सरोज हिंदी के राइटर थे, इन्होंने हिंदी भाषा के अंदर किया, परंतु कमियां वही पूर्ववत थी, वही वर्णानुक्रम पद्धति, वही कवियों का। तो इस तरीके से इन्होंने भी थोड़े कवियों की संख्या बढ़ा दी, परंतु इतिहास का जो क्रम था वो ये था। इसमें राइटर आते हैं जॉर्ज ग्रेसम। 1888 में हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में एक ऐसा नाम है जिस व्यक्ति ने थोड़ा सा हिंदी साहित्य के अंदर सुधार किया। सुधार क्या किया? इन्होंने पूर्व की जो कमियां थी उनको सुधार किया। अब इन्होंने क्या किया? हिंदी साहित्य का सबसे पहले इन्होंने काल विभाजन किया। क्या किया? काल विभाजन किया। और काल विभाजन भी 11 खंडों में कर दिया, कई जगह आपको 13 खंडों में मिलेगा। अब इन्होंने, उस पर हम आगे बात करेंगे क्योंकि सभी चीज़ें यहाँ इसी वीडियो में संभव नहीं है। प्रश्नों का थोड़ा तरीका होता है, आप हमारे सामने नहीं होते और थोड़ा सा समय अभाव भी हमारे पास रहता है। तो इन्होंने क्या किया कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रेसम ने लिखा। आपने इसे पूछा जाने वाला जो प्रश्न, अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप में ज़्यादा लिखना चाहें, उसमें आप लिख सकते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषण के रूप में 1888 में जॉर्ज ग्रेसम ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उन्होंने काल विभाजन का और कवियों की संख्याओं पर, उनकी रचनाओं पर ज़्यादा काम किया। तो ये एक चीज़ है। और सबसे बड़ी इनकी जो उपलब्धि रही है, अगर आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा से किसने अभिहित किया। तो इस प्रश्न का 1 नंबर का आता है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये। नेट में ले लीजिए, आप पीजीटी में ले लीजिए, पीजीटी में ले लीजिए, सेकंड ग्रेड ले लीजिए, फर्स्ट ग्रेड ले लीजिए, जहाँ भी हिंदी का कोई एग्जाम होता है भक्ति काल में ये प्रश्न अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल्डन एज किस टाइम को कहा जाता है। तो हम कहेंगे हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल भक्ति काल को कहा जाता है। लेकिन ये नाम किसने दिया था? भक्ति काल को गोल्डन एज कहा किसने था? कि गोल्डन एज कहने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज ग्रेसम। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने भक्ति काल को एक ऐसी संज्ञा से अभिहित किया जो वास्तव में लिटरेचर के अंदर एक प्रतिमान स्थापित करती है। आज भी हम चाहे बहुत सारा लिटरेचर हमारे पास उपलब्ध है, अच्छा है, बेहतर है, परंतु जब हम कभी भक्ति काल के साथ उसको तुलना करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ हमें भक्ति काल का जो लिटरेचर है वो उच्च कोटि का मिला, क्योंकि अध्यात्म जिसके अंदर है, जिसके अंदर आत्मा का बोध है और जिसके अंदर सबसे बड़ी बात बहुत समन्वयपूर्ण तरीके से, समन्वयात्मक तरीके से जो स्वरूप जो प्रस्तुत किया गया है, तो वास्तव में मानव की चेतना को जगाने वाला है, मूल्यों को स्थापित करने वाला है। आगे हम और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि विषय ऐसे अगर इस पर मैं बोलना शुरू करूँ तो दिक्कत ये हो जाती है कि आपके सामने ये थोड़ा सा वीडियो हमको देना होता है, लेकिन विषय इतना व्यापक है कि बोलना शुरू करें तो शायद पता नहीं कहाँ तक हम चलेंगे, अनंत तक हम जा सकते हैं, परंतु थोड़ा सा समय अभाव रहता है, आपका विषय से मुझे नहीं हटना चाहिए। पत्रिका के विशेषण के रूप में लिखा। इसके बाद आते हैं विश्वबंधु विनोद। इसके बाद कौन आते हैं? विश्वबंधु विनोद। अब विश्वबंधु विनोद ने क्या किया? विश्वबंधु विनोद ने क्या कवियों की संख्या बढ़ा दी और काल विभाजन भी किया। और काल विभाजन करते करते इन्होंने, इनके बारे में जो सबसे बड़ी बात आती है कि कवियों की संख्या लगभग 5493 जो आती है, एक तो वो कर दी इन्होंने, काल विभाजन कर दिया। इनका जो बड़ा काल विभाजन था उसे छोटा कर दिया, तो इन्होंने 8 भागों के अंदर हिंदी साहित्य का काल विभाजन कर दिया। और काल विभाजन कर दिया साहब, काल विभाजन कर दिया हिंदी साहित्य का, तो उसके अंदर इन्होंने एक सबसे बड़ी बात जो रखी वो ये रखी थी कि इन्होंने हिंदी साहित्य का विश्वबंधु विनोद नाम से था, 3 भाई थे और 1913 और 1934 में 2 भागों में प्रकाशित हुआ था ये। और इसके अंदर कवियों की संख्या ज़्यादा थी। काल विभाजन 8 भागों में कर दिया था। और हिंदी साहित्य के तीसरे खंड, हिंदी साहित्य का तीसरा खंड, उसे जिसे रीति काल हम कहते हैं, उसे इन्होंने अलंकृत काल कह करके पुकारा था। क्या कह के पुकारा था? अलंकृत काल कह के पुकारा। क्या कह के? अलंकृत काल। तो ये इनकी बारे में सबसे बड़ी बात है। इसके बाद एक राइटर आते हैं, उनका नाम है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले थे, जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसे प्रतिमान स्थापित किए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसे प्रतिमान स्थापित किए जो हिंदी साहित्य के अंदर मील का पत्थर साबित किया। जो लिखा वो सबसे बेहतर। 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने क्या किया? एक ग्रंथ के रूप में
एक सबसे बड़ी बात यह कि जहाँ काव्य धाराओं का वर्गीकरण की बात आए, कवियों के विश्लेषण की बात आए, युग प्रवृत्तियों की बात आए, ठीक है ना, उन सब चीज़ों को लेकर के, सब चीज़ों पे फोकस करते हुए इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दिया। जो कि सबसे पहली बात इसमें क्वेश्चन बनाता है किसकी भूमिका के रूप में लिखा, तो आपको यह याद होना चाहिए कि ये हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रूप में लिखा था, तो हमको ये कहना चाहिए इसका आंसर जो होगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। कई जगह ये भी बात आती है कि साहब इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए हिंदी प्रेमी भी लिखा था, अच्छी बात है, लेकिन हमें ये समझना है कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। ये इतिहास नाम बाद में दिया था, पहले इन्होंने हिंदी साहित्य का विकास नाम से इसे लिखा था, फिर बाद में जब प्रकाशित हुआ तो हिंदी साहित्य का इतिहास इसे कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है जो हम भक्ति काल के अंदर जो पढ़ते हैं, दो गलतियां इनसे भी होती हैं, सॉरी मैं दो गलतियों की बात करता हूँ क्योंकि दरअसल ये कंपटीशंस के अंदर ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और चूंकि आपका भविष्य जो है उसके लिए नौकरी भी बहुत ज़रूरी है, आप सरकारी सेवाओं में जाएं, आप सरकारी सेवाओं में जाएं तो आपको नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा जो आपका ज्ञान है वो बढ़ा सकूँ, उस ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी कर सकूँ, तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें कंपटीशन के हिसाब से भी यहाँ बता देता हूँ कि हिंदी साहित्य इतिहास जो लिखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने जो काम किया था वो काव्य धाराओं का सुनिश्चित वर्गीकरण किया था, ये हमें याद रखना है। तीसरी बात क्या है कि इन्होंने दो गलतियाँ की थी, एक तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो नामकरण किया गया उसमें जो प्रथम कालखंड था जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं, उस कालखंड का नाम इन्होंने वीरगाथा काल किया, ठीक है। ये वाला टॉपिक है, इसे हम नामकरण की समस्या पर जब विचार करेंगे तब हम इसको थोड़ा सा समझेंगे, तब इस पर हम बात करेंगे, परंतु इतना समझ लेना है, एक तो इन्होंने प्रथम कालखंड को आदिकाल के स्थान पर वीरगाथा काल नाम दिया था, और चौथा कालखंड जिसे हम आधुनिक काल के नाम से अभिहित करते हैं उस कालखंड को इन्होंने गद्य काल किया। दो चीज़ें थी, दोनों जगह इन्होंने थोड़ी सी गलतियाँ की, परंतु चूँकि गलतियाँ स्वाभाविक थी। मित्रों, जब प्रयास प्राथमिक रूप में अपने इतिहास लेखन की परंपरा जब शैशव रूप में थी, लिखा जा रहा था, उस समय ऐसी गलतियाँ स्वाभाविक है कि हो सकती है, परंतु बाद में हमने उनमें सुधार कर लिया। इसके बाद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो लिखा था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा था 1938 में। इन्होंने 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का जो कालखंड है उसको शामिल किया। और सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने गलती कर दी थी, फिर मैं वही बात कहता हूँ, इसलिए जुड़ा हुआ प्रश्न में पूछा जाता है अक्सर से कि हिंदी के प्रथम कवि के रूप में मानने की शंभु एक विद्वान थे जो कि अपभ्रंश के कवि थे, उनको हिंदी का कवि मानने की जो इन्होंने भूल की थी, उस भूल के कारण थोड़ा सा इन पर आक्षेप किया जाता है, यह है। और इसके बाद में पुनः आपको एक बार फिर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का जो प्रश्न है उस पर बात करता हूँ। तो मैं आपको बहुत सरल रूप में आपको समझाने की बात कर रहा हूँ कि देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की जब भी बात पूछे, आपसे कोई पूछे कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत कब हुई, तो आप कहेंगे 1838 में दासरथ दासी ने फ्रेंच भाषा के अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उस ग्रंथ का नाम क्या था? इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तान। इस प्रश्न में आप 3 प्रश्न बनते हैं, छोटे वाले जो 1-1 नंबर के आते हैं, वो भी एक टिप्पणी स्वरूप प्रश्न बनता है, वो भी इसमें बड़ा प्रश्न बनता है, वो भी। मैं तीनों को एक साथ समझाने का प्रयास करता हूँ। आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया, आपको कहना है गारसादा दासी। 1 नंबर का प्रश्न हो गया मित्र, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में। दूसरा प्रश्न हो गया, दूसरा पूछा जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में प्रथम ग्रंथ लिखने का श्रेय कौन सी ईस्वी में मिला और किसको मिला? तो 1838 में किसने दिया? गारसादा दासी ने। इसमें पूछा जाए गारसादा दासी ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का कौन सा ग्रंथ लिखा, क्या नाम है उसका? तो आप लिख सकते हैं इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तान। ठीक है दोस्तों, अब कोई पूछ ले इस तरीके से इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखने वाले रचनाकार का नाम बताइए या साहित्य इतिहासकार का नाम बताइए, तो आप लिख सकते हैं गारसादा दासी। ये 1 नंबर से का प्रश्न भी बन सकता है दोस्तों, ये बड़े प्रश्न बन सकते हैं। अगर बड़े प्रश्न बने तो हम इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हम इनका लिखेंगे, थोड़ा सा हम इनके बारे में लिखते चले जाएंगे, वो मैं भी आपको बता ही रहा हूँ। इसके बाद पूछा जाता है शिव सिंह सरोज नामक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखने वाले विद्वान का नाम, तो हम यहाँ कहेंगे शिव सिंह सरोज। इसी के साथ आपका टीजीटी, इसी के साथ आपका पीजीटी, इसी के साथ आपका नेट, इसी के साथ आपका हिंदी का अन्य कंपटीशन भी क्लियर होता है, क्योंकि ये सारे प्रश्न बनते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा पर तकरीबन 2 से या 3 प्रश्न आते हैं,
2 से 3 प्रश्न आते हैं। अगर हम पूरे पेपर को देखें तो ये भी विषय के रूप में है, और ये सबसे बड़ी बात, ये स्टार्टिंग का जो है पार्ट, इस स्टार्टिंग के पार्ट से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं में से घुमाने का प्रश्न करता है, इन्हीं में से डीपली प्रश्न पूछता है। उसी की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। क्या नाम था शिव सिंह सेंगर ने? कौन सा ग्रंथ लिखा था? शिव सिंह सरोज। कब लिखा था? 1883 में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? हिंदी भाषा में। आपसे पूछे द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के ग्रंथ, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के ग्रंथ के साहित्य इतिहासकार का नाम बताइए। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप सबसे बड़ी बात ये कि उसका नाम बताएंगे जॉर्ज ग्रियर्सन। कब लिखा गया था? 1888 ईस्वी में। आपसे पूछ लिया जाए कि साहब जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास जो लेखन का जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या कहेंगे? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ऐसी स्थिति में हम जो देखते हैं कि साहब आखिर कौन सा था, तो हम ये नाम बता देते हैं। इसी के साथ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के निशेषांक के रूप में लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा है विश्वबंधु विनोद, और सबसे बड़ी बात इन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद लिखा था विश्वबंधु विनोद, विश्वबंधु ने, और इसमें 3 भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। 1913-1934 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, और हिंदी साहित्य के रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया था। ये इसका विशेष प्रश्न है, जो पूछा जाए। इसका विशेष प्रश्न क्या है? ये पूछे जाने वाला प्रश्न। अक्सर क्या होता है कि प्रश्न कहाँ से है? अगर मान लीजिए 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि साहब हिंदी साहित्य के विश्वबंधु विनोद ग्रंथ को लिखने वाले विद्वान कौन थे? तो आपको 3 नाम याद रखने हैं। विश्वबंधु में श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, 3 नाम आपको याद रखने हैं। या पूछे कि विश्वबंधु ने कौन सा ग्रंथ साहित्य इतिहास का ग्रंथ लिखा था, तो आपको कहना है विश्वबंधु विनोद लिखा था। कब लिखा था? 1913। आपको डेट 1913 ही देंगे, क्योंकि प्रथम प्रयास तो 1913 में हो चुका था। 1934 में दोबारा प्रकाशित हुआ, तीसरा चौथे भाग के रूप में, तो वो एक अलग चीज है। यहाँ पर एक बात और करते हैं कि इन्होंने इनका एक छुपा हुआ जो प्रश्न आता है वो आता है काल विभाजन में। वो पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को जो काल विभाजन किया वो कितने भागों में किया? तो 8 भागों में। यहाँ और भी डीपली प्रश्न है, वो 1 नंबर का पूछा जाने वाला प्रश्न है, कंपटीशन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के रीति काल को उन्होंने किस नाम से अभिहित किया? तो आपको याद रखना चाहिए कि अलंकृत काल नाम से याद किया है। किस नाम से? अलंकृत काल नाम से। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, हिंदी साहित्य का इतिहास में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि दिक्कत नहीं, कहने का मतलब इसका जो प्रश्न आता है वो आता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले राइटर थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसकी भूमिका के रूप में लिखा? हिंदी शब्द सागर की में। लेकिन यह एक बहुत जटिल और थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है कि इतिहास से पहले क्या नाम था? तो हिंदी साहित्य का विकास नाम था। ये बहुत अच्छी चीज है, ये कई बार पूछा गया, यूपी टीजीटी में शायद ये पूछा गया, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है, परंतु उस समय पूछा गया और बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र किस रूप में लिखा था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को क्या किया था? 4 भागों में विभाजित कर दिया था। जब हम काल विभाजन पढ़ेंगे तो और इसको हम बताएंगे। इसके बाद 6ठे नंबर पे हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा था। उन्होंने भक्ति काल तक का लिटरेचर लिखा था। एक गलती की थी, स्वयं को हिंदी साहित्य का हिंदी का पहला ग्रंथ मानने की भूल की थी, जो इनकी एक बड़ी गलती है। इसको इतिहास में प्रश्नों के रूप में पूछा जाता है। आपके काम के रूप में तो प्रश्न है, बाकी लोग विद्वान है अपने अपने हिसाब से टिप्पणी करते हैं। इसके बाद हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, संवेदना स्वरूप में कई प्रकार से लिखा गया। और अभी जो लेटेस्ट लिखा गया डॉक्टर सुमन राजा द्वारा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सन 2003 में संभवतः लिखा गया। और इसके बाद भी परंपरा अमृत है, चलती रहेगी। चूंकि ये प्रश्न के रूप में आपको ये पॉइंट याद कर लें, इसका थोड़ी मतलब जो विशेषण जो मैंने किया है, इसका विश्लेषण जो हमने बताया है, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और ध्यान देकर के इस प्रश्न को लिख लेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको इसका PDF भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। महाविद्यालय के द्वारा आपकी शिक्षण व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं और हम सब आपके लिए बिल्कुल समर्पित हैं। आपको जब भी कभी कोई परेशानी हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आपको इस विषय पर अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अपना ग्रुप बना हो, उसमें भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारा नंबर सहज उपलब्ध है आप सबको, इसलिए कृपया करके परंतु पढ़िए और आगे बढ़िए। इस महाविद्यालय ने अपनी परंपरा को निभाया है और हमेशा शिक्षण के प्रति हमने अपने दायित्वों को समझा है। उम्मीद हम आपसे भी करते हैं कि आप एक बेस्ट रिजल्ट देने का, बेस्ट परिणाम देने का आप हमको प्रयास करेंगे और इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।